वीडियो मेरे प्यारे साथियों क्लास 10th बायो चैप्टर 7 ठीक है, जिसका मेरे प्यारे साथियों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बचा हुआ था। अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय बता दिए थे। आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट किए कि सर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताइए। तो देखिए इसमें मेरे प्यारे साथियों 8 क्वेश्चन में मात्र 2 ही क्वेश्चन ऐसा है ना जो बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन कौन सा है वही आपको सिर्फ हम क्लियर कराएंगे, बताएंगे तो आपको 8 हो, लेकिन वीडियो में बने रहिएगा तो पता चलेगा मेरे प्यारे साथियों उसमें बताएं कि 2 क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है, लास्ट में आपको पता चलेगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों आपको लेकर चलते हैं हम अपना पीडीएफ पे। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों विभिन्नता क्या है? जननिक विभिन्नता एवं कायिक विभिन्नता का वर्णन करना है। देखिए नाम है मेरे प्यारे साथियों विभिन्नता यानी भिन्न भिन्न लोग क्या जी। तो चलिए हम लोग जानेंगे मेरे प्यारे साथियों इसका उत्तर। एक ही प्रकार के जनकों से उत्पन्न विभिन्न संतानों का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि इनमें कुछ न कुछ अंतर होता है। उनके रंग रूप, शारीरिक गठन, आवाज, मानसिक क्षमता आदि में काफी विभिन्नता होती है। अब समझिए मेरे प्यारे साथियों, एक ही पिताजी के 2 लड़का होता है, कोई गोरा हो गया कोई काला हो गया, कोई मेरे प्यारे साथियों लंबा हो गया कोई छोटा हो गया नाटा हो गया, किसी का आवाज बहुत ही प्यारा है किसी का आवाज बहुत ही भद्दा है, किसी की मानसिक क्षमता सोचने समझने की क्षमता बहुत ज्यादा है कोई बहुत ही बोका है। तो वो तो एक ही प्रकार के संतान से उत्पत्ति हुआ, फिर भी मेरे प्यारे साथियों क्या है? विभिन्नता है, भिन्न भिन्न है। इसी को तो हम लोग बोलते हैं विभिन्नता। अब आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा भाई साहब। क्या जी? देखते हैं ना, एक भाई गोरा हो गया एक भाई काला हो गया, एक बहन गोरी हो गई भाई काला हो गया, वो विभिन्नता के कारण ही है। एक ही प्रजाति के जीवों में देखने वाली ऐसी अंतर आनुवंशिक अंतर या वातावरणीय दशाओं में अंतर के कारण होता है। वातावरण, आप कहाँ पे रहते हैं क्या जी? देखते हैं हम लोग क्या करते हैं ठंडा के समय में, मम्मी क्या करती थी बच्चा में तेलू लगा के धूप में छोड़ दी, लो करिया हो गए हैं अब सब कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है, लेकिन मजबूत भी हड्डी होता था। एक ही जाति में विभिन्न सदस्यों में पाए जाने वाले इन्हीं अंतरों को विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, विभिन्नता का मतलब ये होता है भिन्न भिन्न। चलिए अब देखिए प्यारे साथियों, सजीवों के ऐसे गुण है जो उसे जनकों से अपने ही जाति अन्य सदस्यों के उसी गुण के मूल स्वरूप विभिन्नता को दर्शाते हैं। अब इसमें 2 प्रकार के आपसे पूछा जा रहा था, दोनों का वर्णन है। देखिए सबसे पहले तो आप दिमाग में बैठा लीजिए कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों 5 नंबर में दिया जाता है, तो आपको बड़ा लिखना ही होगा। ठीक है, और आपको हम थोड़े बोल रहे हैं सब याद करने के लिए, हम तो बताए ही आपको शुरू में वीडियो में बोले थे ना कि आपको हम इसमें वीवीआई क्वेश्चन मात्र 2 को बताएंगे, वही आएगा 100%, लेकिन वीडियो समाप्त होने के बाद, मतलब वीडियो खत्म होते रहेगा तब बताएंगे, ऐसा नहीं है कि समाप्त हो गया तब कैसे बताएंगे देखिए इस प्रकार के विभिन्नता जनक कोशिकाएं में होने वाली परिवर्तन के कारण होता है। ऐसी विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होती है, इसे आनुवंशिकता विभिन्नता भी कहते हैं। ऐसे विभिन्नता के कुछ जन्म समय से प्रकट हो जाता है, जैसे आंखों एवं बालों का रंग, शारीरिक गठन, लंबाई में परिवर्तन आदि जन्म के बाद विभिन्नताएं हैं। इस जननिक विभिन्नता में क्या होता है प्यारे साथियों, अगर किसी का पिताजी का रंग अगर आंखों का भूरा है तो उसकी एकदम 100% चांस रहती है कि जो बच्चा होगा उसका भी आंखों का रंग भूरा होगा। बालों का रंग, शारीरिक गठन, सब परिवर्तन जन्म के बाद विभिन्नताएं है। चलिए आगे देखेंगे, लेकिन कायिक विभिन्नता बहुत ही अलग है। ऐसी विभिन्नता कई कारणों से होती है, जैसे जलवायु एवं वातावरण के प्रभाव, पोषण के प्रकार से, परिवेशीय जीवों के साथ परस्पर व्यवहार आदि। ऐसी विभिन्नता आ सकती है। ऐसी विभिन्नता क्रोमोसोम या जीव परिवर्तन के कारण नहीं होती है, अतः ये पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत नहीं होती है। ऐसी विभिन्नता उपार्जित होती है। विभिन्नता जैव विकास में महत्व नहीं है। इस प्रकार आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप देखिए ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा भाई साहब, यही आपको तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में रहने वाला है। ठीक है, मेंडल द्वारा मटर किए गए एक संकरण के प्रयोग तथा निष्कर्ष का वर्णन करना है। मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव आता है कि मेंडल ने किस पौधे पर अपना ठीक है प्रयोग किया था, तो मटर के पौधे पे। कितने जोड़े मटर? 7 जोड़ा। ठीक है, मेंडल का पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। फिर क्वेश्चन आएगा आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है जी। तो चलिए उत्तर हम लोग लिखेंगे। देखिए इसका लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, आपको थोड़ा सा समझना होगा, थोड़ा सा लिखना होगा भाई साहब, 1-2 बार आपको पढ़ना होगा तब ये जाके क्लियर होगा। जो हकीकत है, जो हकीकत हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको एक बार हम बता दिए क्लियर हो जाएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि 5 नंबर आप पाइएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल के आनुवंशिक पिता कहा जाता है, ये अभी आपको बता दिए। मटर के पौधे पर किए गए प्रयोगों को निष्कर्ष से उन्होंने 1886 में ठीक है एनुअल प्रोसेसिंग ऑफ द नेचुरल सोसाइटी ऑफ वर्न, ये मेरे प्यारे साथियों प्रकाशित किए। ठीक है, इसने मटर
जैसे साधारण पौधों को चयन किया। मटर के पौधे के गुण स्पष्ट तथा विपरीत लक्षणों वाले होते हैं। मेंडल ने प्रयोग के विपरीत गुणों वाले लंबे तथा बौने पौधे को विचार किया, एक लंबा और बौना। उसने बौने तो लंबे पौधे और मेरे प्यारे साथियों बौने पौधे को चयन किया। ठीक है, देखिए पौधों के सारे फूलों को खोलकर उनके पुंकेसर हटा दिए जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों फूल आएगा क्लास 10th के, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि फूल के मेरे प्यारे साथियों नर अंग को क्या कहते हैं, तो पुंकेसर। ठीक है, याद रखिएगा। अब पुंकेसर को ही हटा दिया जाता था, इसी के द्वारा तो जनन होता है। फिर उसने एक लंबे पौधे के फूलों को खोलकर उनके परागकणों को निकालकर बौने पौधों में फलों के वर्तिकार्गों को पर गिरा दिया। क्या किए, चेंज कर दिए। एक फूल के मेरे प्यारे साथियों परागकण को लेकर पुंकेसर उस पर डाल दिया गया। मेंडल ने इन दोनों जनकों पौधों को अपनी पीढ़ी कहा। फिर आगे पढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, उसने जो बीज उनसे उत्पन्न सारे पौधे लंबे नस्ल के हुए। और ये क्या कहे ना कि जैव अपहरण, जैसे आप लोग पढ़ेंगे ना कि जीवों की आनुवंशिकता को ही बदल दिए, वही काम इस पे किए। जो मेरे प्यारे साथियों एक गुण का, जैसे हम लोग मनुष्य हैं तो क्या अगर बच्चा जन्म लेगा तो मनुष्य ही रहेगा, ये नहीं दूसरे पीढ़ी के ला दिए हैं। ठीक है, जैसे हम लोग मेरे प्यारे साथियों वातावरण हम लोग इंडिया के रहते हैं तो उसमें थोड़े ना वेस्ट इंडीज का कोई आ जाएगा नस्ल का, तो इसमें ये नस्लें को बदल दिए। जितने भी पौधे हो रहे थे सारे लंबे नस्ल के हुए। इस पीढ़ी से पौधे को मेंडल ने प्रथम संतति कहा। F1 इसके नाम दिए, अंकित किए। F1 पीढ़ी के पौधे में दोनों जनक लंबे एवं बौने के गुण मौजूद थे। चूंकि लंबेपन वाला गुण बौने पर से अधिक प्रभावी था, जो लंबेपन वाला गुण था मेरे प्यारे साथियों वो बौनेपन से अधिक प्रभावी था, अतः बौनेपन के गुण मौजूद होने के बावजूद पौधे लंबे हुए। ठीक है, मेंडल ने लंबे पौधे के लिए टी तथा बौने पौधे के लिए स्मॉल टी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव आपसे आएगा। इस तरह प्रथम पीढ़ी के पौधे को, ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी से दर्शाएं। कैपिटल टी क्या मेरे प्यारे साथियों, लंबे के लिए, स्मॉल टी छोटा के लिए। तो आएगा मेरे प्यारे साथियों कि लंबा पेड़ को किससे दिखाया जाता है, तो डबल टी से, याद रखिएगा। स्मॉल को यानी छोटा को, बौना को तो स्मॉल डबल टी से। चलिए तो देखिए टी मेरे प्यारे साथियों यानी लंबापन और स्मॉल टी यानी बौनेपन प्रभावी था। इस कारण F1 पीढ़ी में यानी प्रथम पीढ़ी के सभी लंबे पौधे हुए। चूंकि दोनों जनक पौधे शुद्ध रूप में लंबे तथा बौने थे, इसीलिए शुद्ध लंबे पौधे को डबल टी तथा शुद्ध बौने पौधे को स्मॉल टी। याद रखिएगा कैपिटल टी से मेरे प्यारे साथियों लंबे पौधे को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ऑब्जेक्टिव में 100% पूछा जाता है। F1 पीढ़ी में पौधे में दोनों गुण मौजूद थे, इन्हीं के कारण संकर नस्ल कहा गया। ठीक है, फिर F1 पीढ़ी में पौधे को जब आपस में प्रजनन कराया गया तो अगली पीढ़ी का नाम फिर F2 पौधे में लंबे और बौने के अनुपात 3:1 पाया गया। अर्थात कुल पौधों में 75% पौधा ऐसा था जो लंबा था। 100% अगर पौधा है मेरे प्यारे साथियों, 100 का एक पेड़ है तो 75% लंबा ही था, तब ये तो हो गया 3.1 यानी 3:1। तथा शेष संकर नस्ल के लंबे, ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी पौधे पैदा हुए। अर्थात चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। संकर नस्ल के लंबे पौधे को प्रभावी गुण डब कैपिटल टी, अप्रभावी गुण स्मॉल टी के मिश्रण थे। इस आधार पर पीढ़ी के पौधे के अनुपात 1:2:1 यानी डबल टी, फिर देखिए 2T स्मॉल टी, फिर डबल यानी डबल स्मॉल टी। एक भाग शुद्ध लंबे, 2 भाग संकर नस्ल के लंबे थे और एक भाग मेरे प्यारे साथियों शुद्ध बौने को दर्शाया गया। 3.1 के अनुपात में लक्षण पररूपी है और ये आपको बताए भी थे अति लघुतरीय लघुतरीय में। ठीक है, और जीन पररूपी के अनुपात कहा जाता है। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि जीन के पररूपी का लक्षण पररूपी बताइए, तो 1:2:1। मेंडल ने इस प्रयोग को एक संकर कहा जाता है। ठीक है, मेंडल के प्रयोग को क्या कहा जाता है, एक संकर कहा जाता है। देखिए जीन पररूपी ये था और लक्षण पररूपी ये अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, आपको लक्षण पररूपी पूछा जाएगा तो 3:1 और यहाँ पे जीन पररूपी पूछा जाएगा तो 1:2:1। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है क्योंकि 5 नंबर आप पाइएगा, ऐसे ही थोड़े लिखना तो पड़ेगा भाई साहब। एक बार आप नोट कर लीजिएगा ना, 1-2 बार पढ़िएगा तो समझ जाइएगा, इसको रटिएगा नहीं, समझ के लिख लीजिएगा। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, आपको पता है मेरे प्यारे साथियों कि मनुष्य में क्रोमोसोम संख्या कितने होते हैं, 23 जोड़े में ऐसे 46। अब 22 जोड़े को क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, ऑटोसोम।
आगे देखिए, हम जानते हैं कि लैंगिक प्रजनन में नर युग्मक और मादा युग्मक संयोजन युग्मक का निर्माण होता है। लैंगिक जनन जितना भी होगा मेरे पास, उसमें मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। अलैंगिक में ऐसा नहीं होता है। जो विकसित होकर अपने जनकों जैसा नर या मादा जीव बन जाते हैं। मनुष्य एक जटिल प्राणी है। इसमें लिंग निर्धारण प्रक्रिया समझने के लिए क्रोमोसोम का अध्ययन करना पड़ता है। ये तो सिंपल है, क्रोमोसोम के बारे में आप लोग जानते भी होंगे। 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। इनमें 22 जोड़े क्रोमोसोम एक ही प्रकार के होते हैं जिसे ऑटोसोम कहते हैं, ठीक है। और 23वां जोड़ी मेरे पास तो भिन्न आकार का होता है जिसे हम लोग लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक्स और वाई एक्स, यानी एक्स एक्स पाया जाता है क्या जी, फीमेल में, और वाई एक्स पाया जाता है, एक्स वाई पाया जाता है मेल में। चलिए अब आगे समझेंगे प्यार साथियों कैसे लिंग निर्धारण होता है। क्रोमोसोम अपेक्षाकृत बहुत छोटे आकार का होता है। नर में एक्स और वाई दोनों गुण यानी दोनों लिंग मेरे प्यार साथियों क्रोमोसोम में मौजूद होते हैं, पर मादा में वाई क्रोमोसोम लिंग क्रोमोसोम के रूप में होते हैं। एक्स और वाई क्रोमोसोम मनुष्य के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। युग्मक के निर्माण में समय में एक्स और वाई अलग युग्म में चले जाते हैं तो नर का, जब भी मेरे प्यार साथियों एक्स और वाई को निषेचन होगा तो लड़का लेगा, और एक्स एक्स में निषेचन होता है मेरे प्यार साथियों तो ये लड़की होती है। याद रखिएगा। देखिए मान लिया मेल है तो मेल के पास दोनों है, एक्स और वाई, और फीमेल मेरे प्यार साथियों उसके पास सिर्फ एक्स एक्स पाया जाता है। तो मेल का अगर एक्स स्पर्म एक्स में जाके मिल जाता है तो लड़की होगा। मेल का अगर वाई स्पर्म एक्स में जाके मिलता है तो लड़का होगा। इसके लिए मेरे प्यार साथियों हम लोग कह सकते हैं कि लिंग निर्धारण के लिए किसे दोषी माना जाता है, क्या जी, पिताजी को। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई माता जी को दिक्कत है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए मेरे पास आता नर में एक्स और वाई 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं। मादा में केवल एक्स क्रोमोसोम वाले युग्मक बनते हैं। इन युग्मों के निषेचन के फलस्वरूप नर एवं मादा बनते हैं। जिस युग्मक में एक्स वाई दोनों क्रोमोसोम पहुंच जाते हैं वहाँ नर बन जाता है, ठीक है, और जिसमें दोनों क्रोमोसोम एक्स एक्स होता है तो वहाँ पे मादा बन जाता है, यानी लड़की पैदा ले लेती है। लिंग निर्धारण के लिए इस मत को हेट्रोगेमिसिस का सिद्धांत कहते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, हेट्रोगेमिसिस का सिद्धांत आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, और इसमें से आपको कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव तो 100% आने वाला है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए प्यार साथियों। देखिए जैव विकास क्या है, लामार्कवाद का वर्णन करें। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये आपका क्लास से क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्योंकि मेरे प्यार साथियों इस चैप्टर से कुछ ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको हम सब बोल दिए रट लिए खूब एक भी नहीं आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। डार्विन में प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का वर्णन करें, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यार साथियों आपको भी यहाँ से देख लेना है डार्विन के बारे में, ये भी बहुत ही नगण्य पूछा जाता है, ये अभी तक एक भी बार क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। चलिए सिर्फ आपके कहने पे ये हम चैप्टर बनाए थे, नहीं तो चैप्टर की इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। 7 चैप्टर के दीर्घोत्तरीय प्रश्न। आनुवंशिकता विभिन्नता का स्रोत का वर्णन करना है, ठीक है, आपको खुद से नोट करना है। चलिए अब देखिए मेरे प्यार साथियों, पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति पर प्रकाश डाले। पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति पर प्रकाश आपको डालना है। तो एक ब्रिटिश वैज्ञानिक JVS हाल्टेन ने सबसे पहली बार मेरे प्यार से सुझाव दिया कि जीवों की उत्पत्ति उन अजैविक पदार्थों से होगी जो पृथ्वी की उत्पत्ति में बने थे। सन 1953 में स्टेनल एवं मिलर के हेराल्ड C. डरे ने एक कृत्रिम वातावरण का निर्माण किया था जो प्राचीन वातावरण के समान था। वो मेरे प्यार साथियों एक ऐसा वातावरण के निर्माण किए जो पहले के समय प्राचीन के समय वातावरण के समान था। इस वातावरण में ऑक्सीजन नहीं थी, बताइए जी पाएगा मनुष्य? इसमें अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड थे। उसमें एक पात्र में जल भी था जिसका तापमान मेरे प्यार साथियों 100 डिग्री सेल्सियस से कम रखा गया था। जब गैसों का मिश्रण चिंगारियाँ उत्पन्न की गई तो आकाशीय बिजलियों के समान थी। मीथेन से 15% कार्बन सरल कार्बन यौगिक में बदल गए। इनमें अमीनो अम्ल के संश्लेषण हुए प्रोटीन के अणुओं में निर्माण करते थे। इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हुई है, ठीक है, इस प्रकार नोट कर लीजिएगा। और ये लास्ट नंबर है 8 नंबर,
ठीक है। जीवों में जाति उद्भवन की प्रक्रिया कैसे उत्पन्न हुई, तो आप देख लीजिए यहाँ से मेरे प्यारे साथियों। अब आपके बारी आ गया कि सर इस चैप्टर से आएगा तो प्रश्न आएगा कौन। वीडियो के शुरू में ही बताया था मेरे प्यारे साथियों कि मात्र आपको इसमें 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वो अब आगे आपको बताने के लिए कॉपी निकालिए यानी किताब निकालिए और टिक कर लीजिए मेरे प्यारे साथियों। आएगा तो तुम 100% श्योर रहिएगा, या तो आपको इस चैप्टर से पूछा जाएगा 3rd नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में लिंग निर्धारण की विधि का वर्णन करें, और यही दोनों बार बार पूछा भी जाता है, या तो पूछा जाएगा 2रा नंबर प्रश्न, ठीक है। मेंडल ने मटर पर किए गए मेरे प्यारे साथियों आपको वर्णन करने के लिए दिया जाएगा, तो यही दो वो 100% श्योर रहिएगा मेरे प्यारे साथियों। इस चैप्टर से आएगा तो यही दोनों आएगा, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, बाकी सबको छोड़ दीजिए। ये दोनों को आपको अच्छे से लिख कर 2 से 3 बार लिख लीजिए, आपको याद हो जाएगा, समझ जाइएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।